और बच्चों कैसे हो, ठीक हो? आज तलाक पढ़ाने वाले हैं बच्चे, ठीक है? बड़ा अच्छा से पढ़ना तुम लोग। तलाक पढ़ाते हैं, अभी 377 पढ़ाएं, समलैंगिकता पढ़ाएं। आज तुम लोग को तलाक पढ़ाते हैं। तलाक का मुद्दा बड़ा उठा, तलाक को लेकर बड़ा विवाद हुआ। बहुत पुराना सिस्टम ये चले आ रहा है हमारे देश में। कई देशों ने 22 देशों ने इस पर क्या कहता है, इस्लामिक देशों ने इसको बंद भी किया हुआ है। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को तलाक। और तलाक पढ़ाएंगे नहीं, तलाक पूरा कंप्लीट करा देंगे, पूरा इतिहास के सारे कंप्लीट। तलाक होता क्या है, तलाक का मतलब क्या होता है, और इसके अलावा संविधान से संबंधित तलाक से क्या क्या बिल पेश हुआ है, क्या विधेयक और क्या सजा है, और किस केस के आधार पर तलाक को अवैध घोषित किया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया। तो आज सब पढ़ाते हैं आप लोग को। पढ़ाने से पहले एक कहानी सुनाते हैं। कहानी शायद सुना चुके हैं आप लोग को, लेकिन एक बार और सुनिए, बहुत अच्छा कहानी है, आज के समय के लिए है। एक राजा का एक दरबार लगता था। तो राजा का एक दरबार लगा हुआ था। तो राजा का दरबार लगा हुआ था, उसी दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति है। और बुजुर्ग व्यक्ति आकर उस दरबार में कहने लगे कि राजा, मेरे पास एक हीरे का टुकड़ा है और एक कांच का टुकड़ा है। दो टुकड़े हैं मेरे पास, एक हीरे का टुकड़ा है, एक कांच का टुकड़ा है। लेकिन अभी तक मैं कहीं भी गया हूँ तो कोई नहीं बता पाता है कि असली में हीरे का टुकड़ा कौन है और कांच का टुकड़ा कौन है, क्योंकि सेम बनावट, सेम सब कुछ एक ही तरह से है। लेकिन इसका परीक्षण आप अंधेरे में नहीं कर सकते, इसका परीक्षण केवल आप उजाले में कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में हीरा तो चमकने लगेगा। राजा कहे ठीक है, लिखा है, लेकिन इसकी एक शर्त है, अगर पहचान गए तो हीरा उसका, जो भी अगर आप पहचान गए तो हीरा आपके राजकोष में रखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं पहचान पाए तो उस हीरे के मूल्य के बराबर हमें धन चाहिए। राजा ने शर्त कबूल कर लिया। दरबार लगा था खुले मैदान में, बहुत लोग आए, एक से एक लोग आए, और उसको पहचान नहीं पाए, कन्फ्यूज है, हमेशा पहचान नहीं पाए। तो एक उन्हीं के दरबार का एक मंत्री था, वो आया, और उसने आया और उसने हीरे को उठाया और तुरंत पहचान लिया। तो लोग पूछे कि भाई आपने किसको कैसे पहचाना? तो उसने कहा, जिसने वो हीरा लेकर कांच लेकर आया, तो उसने कहा हाँ यही हीरा है, लेकिन आपने इसको कैसे पहचाना? तो कहा, जो तप गया वो कांच, और जो उसी तरह ठंडा ही रह गया वो हीरा। मतलब सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता तो दोनों चमकने लगते थे। तो जो तप जाता था, सूर्य के प्रकाश से तप जाता था, वो होता था कांच, और जो सूर्य के प्रकाश से तपने के बावजूद भी ठंडा रहता था वो होता था हीरा। समझे? तो बड़ा अच्छा कहानी एक है। 4-5 महीने से बड़ा लंबा तुम लोग का चल रहा है हिसाब किताब। कुछ दिन और, ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन 20 दिन 1 महीने और बेटा, थोड़ा सा और तप लो, क्योंकि हीरा हो तुम लोग, और फिर से उठकर पढ़ाई करना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। 3 तलाक बड़ी अच्छी चीज़ है, ध्यान से सुनना। तलाक अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान सुनना। अभी कई लोग बार पूछते हैं तलाक का हिंदी अर्थ क्या होता है। कई जगह मैंने, कई हम लोग सुनते पढ़ाई करते हैं, तलाक का हिंदी होता है नहीं, तलाक का हिंदी क्या होता है। आज मैं हिंदी बताता हूँ। तलाक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्मुक्त करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्मुक्त करना, ठीक है ना? फिर से ध्यान सुनिएगा। तलाक अरबी भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्मुक्त करना। मुस्लिम पति तलाक देने का अप्रतिबंधित अधिकार रखता है। वह अकारण भी तलाक दे सकता है और इस अधिकार का दुरुपयोग भी कर सकता है। बड़ी अच्छी चीज़ है। तलाक जो है, मुस्लिम जो पति होता है वह तलाक देने का अप्रतिबंधित अधिकार रखता है, यानी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अप्रतिबंधित। वो चाहे तो बिना अकारण का भी तलाक दे सकता है, और वो चाहे तो इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। और तलाक का शाब्दिक अर्थ माने क्या होता है? निर्मुक्त करना, जो अरबी भाषा का एक शब्द है। अब तलाक के प्रकार। तलाक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तलाकुल सुन्नत, तलाकुल सुन्नत, और एक होता है तलाकुल बिद्दत। 2 प्रकार के तलाक होते हैं, एक होता है तलाकुल सुन्नत और एक होता है तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत जो होता है वो वापस होने योग्य तलाक है, मतलब तलाक होने के बाद भी अगर चाहे तो आप उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन तलाकुल बिद्दत जो है वो वापस नहीं होने योग्य तलाक है। इसीलिए इसको तलाक अर्थात 3 तलाक, तलाक 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 कहा गया, और इसी को असंवैधानिक करार दिया गया है संविधान में। इसको नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यह वापस नहीं होने योग्य होता है। तलाकुल सुन्नत भी 2 प्रकार का होता है, तलाक अहसन और तलाक हसन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं वर्णन किया हूँ, थोड़ा समझाता हूँ, अच्छे समझिएगा।
तलाक उल सुन्नत, यानी तलाक दो प्रकार के होते हैं, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तो तलाक उल सुन्नत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसे वापस होने योग्य तलाक भी कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद के जीवन में केवल यही तलाक प्रचलन में था, यानी हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे मुस्लिम समाज के, इस्लाम समाज के, पैगंबर मोहम्मद के जीवन में केवल यही तलाक प्रचलन में था, यानी यह कुरान और हदीस में होगा, यानी ये वहाँ के इस्लाम में है, ठीक है ना। इसे वापस होने योग्य तलाक भी कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद के जीवन में केवल यही तलाक प्रचलन में था। यह दो प्रकार का होता है, एक तलाक अहसन, दूसरा तलाक हसन। तो तलाक अहसन क्या होता है? यह एक बार बोला जाता है, यह एक बार बोला जाता है और फिर 90 दिनों तक परहेज किया जाता है। एक बार तलाक बोल दिया जाता है और 90 दिनों तक परहेज किया जाता है, यानी 90 दिनों तक उसको संभाला जाता है, रोका जाता है, 90 दिनों तक वेट किया जाता है, ठीक है। और 90 दिनों तक परहेज किया जाता है। 90 दिनों को इद्दत कहा गया, और उस 90 दिन के जो काल होता है उसको क्या कहते हैं? इद्दत कहते हैं। निर्णय वापस हो जाता है यदि 90 दिनों के भीतर, तो तलाक, तो फिर साथ रहने लगते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता तो तलाक मान जाता है। यानी तलाक अहसन क्या होता है? एक बार अगर तलाक बोल दिया गया तो 90 दिन दोनों लोग एक साथ नहीं रहते हैं, और 90 दिन ना एक साथ रहने के बावजूद अगर उनके अंदर प्रेम जगता है और साथ रहना चाहते हैं तो तलाक का निर्णय समाप्त हो जाता है और दोनों एक साथ रह जाते हैं। उस 90 दिन को इद्दत कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो साथ रहना नहीं चाहते तो तब उसे पूर्ण तलाक माना जाएगा। दूसरा होता है तलाक हसन। 3 बार 1-1 महीने के अंतराल पर, तुहर जिसे कहते हैं, मासिक धर्म, हर एक महीने पर मासिक धर्म जिसको तुहर कहते हैं, 3 बार 1-1 महीने कर 3 महीने, तो 90 दिन, 30-90, बात वही हो जाता है, पर बोला जाता है। यानी पहले 1 महीने पर बोला जाता है, फिर उसके 1 महीने बाद बोला जाता है, फिर उसके 1 महीने बाद बोला जाता है। पहली बार तलाक कहने के 1 महीने बाद दोनों फिर मिल जाते हैं तो तलाक वापस हो जाता है। अगर नहीं मिलते हैं तो पति दूसरे महीने भी तलाक करता है तो इद्दत का महीना जारी रहता है, वही 90 दिन वाला जारी रहता है। और तीसरा महीना आने पर फिर से तलाक कह दिया तो उसे वापस नहीं किया जा सकता और तलाक परिपूर्ण माना जाता है, ठीक। तो ये 2 चीज़ थे तलाक उल सुन्नत की, जो संवैधानिक है इस्लाम धर्म, ठीक है ना। यह इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा तलाक उल बिद्दत क्या है, जिसे असंवैधानिक करार दिया गया है। इसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गैर असंवैधानिक ठहराया है। कुरान और हदीस, कुरान हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम धर्म की सारी जानकारी कुरान से मिलती है, और हदीस हजरत मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का उसमें वर्णन है। तो कुरान और हदीस में भी कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। यह 8वीं शताब्दी से प्रचलित है, 8वीं शताब्दी से प्रचलित है। इसे सुन्नियों के 4 स्कूल, सुन्नी और शिया तुम लोग को पढ़ाए थे। सुन्नी जो इस्लाम धर्म, जो हजरत मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों पर विश्वास करते हैं। शिया जो उनके दामाद मोहम्मद अली के कथनों पर विश्वास करते हैं। तो सुनिएगा, यह 8वीं सदी में प्रचलित था। इसे सुन्नियों के 4 स्कूलों में से एक हनफी द्वारा मान्यता दी गई है। सुन्नियों के 4 स्कूलों में से केवल एक स्कूलों में इसको मान्यता दी गई है, जबकि हनफी भी इसे पाप मानता है, लेकिन एक अच्छा कानून भी बताता है, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत, समझ में आया। अब एक बड़ा अच्छा चीज़ आपको बताने वाले हैं, महिलाएं भी ले सकती हैं तलाक, केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी ले सकती हैं तलाक। कैसे? तो देखिए, तलाक के मामले में पुरुष को रिश्ते समाप्त करने का अधिकार है। तलाक के मामले में पुरुष को रिश्ते समाप्त करने का अधिकार है। तो शरीयत, अब ये शरीयत क्या होता है? तो शरीयत के बारे में यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको शरीयत कहते हैं, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको शरीयत कहते हैं, 1937 में मुस्लिम पारिवारिक मामलों पर अंग्रेजों ने लागू किया। 1937 में मुस्लिम पारिवारिक मामलों के लिए अंग्रेजों ने इसे लागू किया, जिसको कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। अंग्रेजों ने एक लॉ बना दिया, एक इनका वो बना दिया, एक अलग कोटा बना दिया कि इसमें मुस्लिम पारिवारिक मामलों का वर्णन होगा। 1937 से उसे इस शरीयत कहते हैं। तलाक के मामले में पुरुष को रिश्ते समाप्त करने का अधिकार तो है। शरीयत ने महिलाओं को भी रिश्ता समाप्त करने का खुला और फस्क ए निकाह के द्वारा 2 अधिकार दिया। महिलाओं को भी शरीयत जो है उसने जैसे पुरुष को ही नहीं, महिलाओं को भी अधिकार दिया 2 तरह से। एक या तो कह दो खुला, और या दूसरा कह दे फस्क ए निकाह। जैसे पुरुषों को 2 दिया गया है, तलाक ए सुन्नत या तलाकुल बिद्दत, उसी तरह महिलाओं को भी 2 दिया गया है, खुला और फस्क ए निकाह। ये खुला क्या होता है, ये इसके बारे में बताते हैं।
अगर शौहर उसके अधिकारों को पूरा नहीं करता, अगर किसी महिला का जो पति होता है यानी शौहर उसके अधिकारों को पूरा नहीं करता है और शौहर से प्रताड़ित होती है महिला और उसके साथ जिंदगी निभाना नहीं चाहती है, तो दारुल कजा जाकर, काजी जो होते हैं जो शादी कराते हैं, दारुल कजा जाकर काजी के सामने खुला का प्रस्ताव रखती है। काजी शौहर से संपर्क कर दोनों की रजामंदी से निकाह को समाप्त कर सकता है। यानी अगर महिला का पति जो उसे प्रताड़ित कर रहा है, उसे समान अधिकार नहीं दे रहा है, वो महिला उसके साथ ज़िंदगी निभाना नहीं चाहती है, तो वो काजी के पास जाएगी और काजी दारुल कजा में जाकर काजी से पास मिलेगी और कहेगी कि हमें इस अपने पति से खुला चाहिए, अलग होना चाहिए। तब काजी साहब क्या करते हैं, उनके पति से संपर्क करके उनको बुलाकर दोनों की रजामंदी से निकाह को समाप्त करते हैं। बड़ा अच्छा चीज़ है, ये भी जान जाना। दोनों की रजामंदी से काजी साहब दोनों पति पत्नी की रजामंदी से ही निकाह पढ़वाते हैं और खुला दोनों की रजामंदी से ही तोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है फस्क निकाह। ये क्या होता है, बीबी के खुला मांगने पर भी अगर शौहर नहीं दे रहा है, बीबी खुला मांग रही है लेकिन वो कह रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, वो कह रहा है तुमको तलाक नहीं देंगे, तो प्रताड़ित भी कर रहा है, खुला नहीं दे रहा है, तथा काजी के बुलाए पर दारुल कजा में भी उपस्थित नहीं हो रहा है, हाजिर नहीं लगा रहा है, तब काजी साहब निकाह फस्क समाप्त कर सकता है। जैसे कोर्ट में बुलाया जाता है समझौता के लिए, किसी के लिए नहीं 2 बार सुनाने पर 3 वर्ष होता है तो उसको सजा हो जाती है। उसी तरह बुलाएंगे, काजी साहब संपर्क करके उसको बुलाएंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो खुद काजी साहब निकाह को फस्क समाप्त कर सकता है। ओके बेटा, तो ये थी महिलाओं का और ये पुरुषों का। नई चीज़ सब दिए होंगे। अब आइए थोड़ा सा और बताते हैं, एक नया चीज़ हम सोचे हैं ये भी दे दें। इस्लाम धर्म में निकाह, इस्लाम धर्म में जो निकाह होता है, पहले निकाह भाई अपने तो तलाक जाना, एक बात और जान जाइए, इतना बवाल होता है ना कि तलाक है, तलाक तलाक तलाक, इस्लाम का ऐसा, एक बात और जान जाइए, इस्लाम में तलाक दिया गया तो इस्लाम में जो निकाह भी किया गया है वो भी रजामंदी से किया गया है। हमारे यहाँ शादी होता है तो लड़का फ़ोटो से पसंद कर लिया, लड़की पसंद कर ली, लेकिन लड़की की रजामंदी नहीं होती है। लड़की ऐसा नहीं है कि स्टेज पर जाकर या शादी मंडप पर जाकर हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर शादी के मेन समय तक काजी साहब दोनों से पूछते हैं, और जब काजी साहब दोनों से पूछते हैं और जब दोनों लोग निकाह कबूल करते हैं तभी शादी होती है। तो जब यहाँ तक उनकी रजामंदी होती है तो जाहिर सी बात है तलाक भी होगा। इस्लाम धर्म में निकाह, एक पुरुष और एक स्त्री अपनी आज़ाद मर्जी से एक दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में रहने का फैसला लेते हैं, उसे इस्लाम धर्म में निकाह करते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, एक पुरुष एक स्त्री अपनी आज़ाद मर्जी से एक दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में रहने का फैसला करते हैं, उसे ही निकाह करते हैं। इसके 3 शर्तें होती हैं। पहला, पुरुष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी को उठाने का शपथ ले, जैसे हमारे यहाँ होता है 7 जन्म का वादा करते हैं, उसी तरह इसमें क्या होता है, पुरुष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी को उठाने का शपथ लेता है। दूसरा, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय होता है, जिसको मेहर कहते हैं, और मेहर के रूप में औरत को दे दिया जाता है। एक निश्चित रकम तय होती है और वो औरत के नाम पर होती है, चाहे वो कागजी कार्रवाई, चाहे वो कैश हो, जो भी हो, वो औरत को दे दी जाती है, लिख कर दे दी जाती है कि ये मेहर है, औरत को दे दिया जाता है। बड़ा अच्छा चीज़ है। तीसरा, इस नए संबंध की समाज में घोषणा होनी चाहिए, और ये जब ये संबंध बनता है तो समाज में घोषणा होनी चाहिए। इसीलिए भव्य रूप से निकाह किया जाता है कि पूरे समाज के लोग जाने कि इससे इस लड़की का इस लड़के से निकाह हुआ है। ठीक है, तो ये होता है निकाह। अब तो आपने जान गए तलाक के बारे में, यानी निकाह के लिए जान गए, तलाक जान गए। अब थोड़ा सा और चीज़ जान, एक हलाला बड़ा फेमस हुआ, हलाला बड़ा इसका विरोध भी हुआ, बहुत महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट में आई, बड़ा मीडिया में भी आया। हलाला देखो बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन इसको कहा जाता है समाज की कुरीतियों की वजह से ख़राब कर दिया गया। हलाला क्या है, अब हम कुछ कह नहीं रहे, हम जो किताब में लिखा है वही पढ़ के सुना। हलाला, हलाल जो होता है अरबी भाषा का शब्द है जायज़, हलाल का शाब्दिक अर्थ होता है जायज़। हलाला क्या, देखो कितना अच्छा, हलाल का शाब्दिक अर्थ होता है जायज़। हलाला क्या कर रहा है, अगर महिला और पुरुष तलाक के बाद दोबारा शादी करना चाहे, एक पति और पत्नी में तलाक हो जाता है और दोबारा फिर से तलाक होने के बाद उनको अफसोस होता है कि नहीं एक साथ रहें, तो फिर क्या करेंगे। तो अगर महिला और पुरुष तलाक के बाद दोबारा शादी करना चाहते हैं तो महिला को पहले किसी दूसरे पति से निकाह करना होगा, महिला को पहले किसी दूसरे व्यक्ति से निकाह करना होगा। जब दूसरा व्यक्ति महिला को तलाक दे देगा तब महिला अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। फिर से सिस्टम को समझना क्या हम कह रहे हैं। कहने का मतलब है, अगर किसी पुरुष और महिला के तलाक के बाद, यानी दोनों तलाक हो गया, अब तलाक होने के बाद दोबारा फिर से वो एक साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे हलाला होता है। उस कंडीशन में उस महिला को
फिर से किसी अन्य व्यक्ति से शादी करके, पूर्ण रूप से निकाह करके, और निकाह करने के बाद फिर उससे तलाक लेने के बाद ही दोबारा उस पति से उसकी शादी होती है, इसे ही हलाला कहते हैं। और जब मैं एक जगह पढ़ रहा था तो उसमें शरीयत में दिया हुआ है, शरीयत में नहीं है, किसी में पढ़ रहा था, वो हलाला जो हजरत मोहम्मद जो हदीस में या कुरान में कहा गया, उसमें हलाला का मतलब ये होता था कि जैसे कोई पति पत्नी है, पति ने छोड़ दिया, पत्नी अलग हो गई, पति अलग हो गया, पत्नी जब छोड़ दिया था तो पत्नी की भी किसी से शादी हो गई, भाई अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए किसी से उसकी शादी हो गई। शादी करने के बाद अगर उसका पति मर जाता है या फिर उसको छोड़ देता है या फिर उसकी स्थिति वैसे ही रहती है, और उसके बाद अगर ये भी परेशान है वो भी परेशान है, तो फिर से साथ रहने के लिए हलाला उसको दिया गया कि दोबारा एक साथ जुड़ सके। तो जो ज़्यादा जानकारी थी नहीं, जो जानकारी थी तुम लोग को दिया है। तो यह एक बेसिक जानकारी थी तलाक के बारे में, इस्लाम धर्म में निकाह और हलाला के बारे में। ठीक है, अब आओ तुम लोग को हम ट्रिपल तलाक विधेयक पढ़ाते हैं। ओके बेटा, अब देखिए, ये तो मैंने तुम लोग को तलाक देखकर समझो कि इतिहास से जो भी संबंधित थे तुम लोगों ने। अब बताते हैं तलाक किससे हाईलाइटेड हुआ, कैसे विधेयक आया, कैसे बिल पास हुआ और क्या क्या कहानी है इसकी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट समझो, एग्जाम के सारे क्वेश्चन है इसी ट्रिपल तलाक विधेयक। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहबानो, बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन मिला यार। शाहबानो और शायरा बानो ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से सुना क्या है। शाहबानो केस, सबसे पहले ट्रिपल तलाक का मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंदौर की शाहबानो, इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी शाहबानो, वो एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी, 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी जिसके 5 बच्चे भी थे, और जिन्होंने 1978 में उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। 1978 में एक 62 वर्षीय महिला शाहबानो को, जो इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी जिसके 5 बच्चे थे, उसके पति ने क्या किया, उसको तलाक दे दिया। शाहबानो के पति से गुजारा लेने के लिए वो अदालत पहुंची कि ठीक है चलो हमको छोड़ दिए, तो मैं 62 साल की कोई मतलब नहीं, छोड़, लेकिन हमारे 5 बच्चे हैं, इनका गुजारा भत्ता कैसे होगा। शाहबानो ने पति से गुजारा लेने के लिए अदालत पहुंची। न्यायालय ने अपराध, उस समय जब न्यायालय पहुंची तो न्यायालय ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्णय लिया, जो हर किसी पर लागू होता है, केवल मुस्लिम पे नहीं, हर किसी पर लागू होता है, हर धर्म और संप्रदाय में लागू होता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शाहबानो को निर्वाह व्यय दिया जाए। यानी ध्यान से समझिएगा इस बात को, मामला स्टार्ट हुआ शाहबानो केस से, जो इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी, 62 वर्षीय एक मुस्लिम महिला थी जिसके 5 बच्चे थे। 1978 में उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, और तलाक देने के बाद वह महिला सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो उसने क्या कहा कि उस तलाक के लिए कहा कि मुझे मेरे बच्चों का गुजारा भत्ता अपने पति से दिलवाने के लिए अपील की। तो सरकार ने, जो उस समय न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या किया, संविधान अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक निर्णय सुना दिया। और वो निर्णय इतना बड़ा था, उन्होंने सुना दिया कि केवल मुस्लिम महिलाएं नहीं, अन्य भी किसी धर्म का पति अगर पत्नी को तलाक देता है या छोड़ देता है तो उसको, उसके औरत को और उसके बच्चों को, परिवार को भरण पोषण के लिए व्यय देना पड़ेगा। ये हो गया। अब ये विवाद उपजा कैसे? भारत में रूढ़िवादी मुसलमानों के अनुसार यह निर्णय उनकी संस्कृति और विधानों पर अनाधिकार हस्तक्षेप था। अब मुसलमानों को लगने लगा कि जब ये आधार मिल गया तो फिर तलाक का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई जल्दी से तलाक ही नहीं देगा, क्योंकि उसको फिर से देना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो भारत में रूढ़िवादी मुसलमानों को सर ये निर्णय उनकी संस्कृति और विधानों पर अनाधिकार हस्तक्षेप था। इससे उन्हें असुरक्षित अनुभव हुआ, असुरक्षित अनुभव हुआ, और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार थी, और उन्होंने उनकी मांगे मान ली। राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी पूर्ण बहुमत में थे, और उन्होंने, भाई उनको वोट का लालच था, पूर्ण बहुमत में थे, नहीं चलो ठीक है, पूर्ण बहुमत में थे, जमकर उसका विरोध किया गया। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने उनकी मांगे मान ली, और 1986 में कांग्रेस ने एक नया कानून पास किया जिससे शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उलट कर दिया। यानी ये जो निर्णय दिया गया था वो उलट हो गया। यानी उस समय कौन थे? राजीव गांधी। ठीक, इसमें बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है कि 1986 में पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बनी थी, और वो कांग्रेस वो मुस्लिमों को लुभाने के लिए उन्होंने उनके क्या कहता है मांगों को एक्सेप्ट कर लिया, और उसी समय 1986 में ही बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोला गया था और पूजा कराया गया था। यानी उन्होंने मुस्लिमों को और हिंदू दोनों को साधा। चलो कहानी है, अब आगे बात करते हैं। तो ये तो तुम्हारी कहानी थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शायरा बानो केस, इस मामले का ट्रिपल तलाक सही मामला नहीं था, यहाँ तो समाप्त हो गया, उलट कर दिया गया 1986 में। ठीक है, शायरा बानो केस,
वो शाह बानो था या सायरा बानो। 2017 में सायरा बानो केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, अब 2017 में सायरा बानो जो थी देहरादून की थी, यही मामला आया तलाक का, और तब आया, तब सरकार किसकी थी, तब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, और वहाँ पर इसको सीरियसली समझा गया। 2017 में सायरा बानो केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा अलग अलग धर्मों के 5 जज थे जो अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग धर्मों के 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाते हुए फैसला सुना दिया कि जो आपका 3 तलाक है वो असंवैधानिक है। फैसला 3-2 से, यानी 3 तलाक हटाना चाहते थे और 2 तलाक चाहते थे। सुनाते हुए सरकार ने 3 तलाक पर 6 महीने के अंदर कानून लाने का फैसला किया। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इसका इस्तेमाल होने पर, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले होने के बावजूद भी ये रुक नहीं रहा था। लोग व्हाट्सएप पे तो मुंह से, तो औरत से पानी नहाने के लिए पानी नहीं भरी तो तलाक तलाक तलाक, कुछ भी कोई भी नॉर्मल, वो जैसे जो एक अशिक्षित समाज वाला काम था, तलाक बोल देते थे। फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, चिट्ठी लिखकर कुछ भी तरह तलाक बोल देते थे। तो 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, क्योंकि अभी उसका कोई विधेयक नहीं बना था, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इसका इस्तेमाल होने पर सरकार सितंबर 2018 में अध्यादेश लाई और 3 तलाक देने पर पति को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया। ठीक है, विधेयक के प्रमुख प्रावधान। अब ये जो अध्यादेश आया था उसमें उस बिल में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या चीज़ें थी, ये मोस्ट आप लोगों को जानना जरूरी है, तो आप लोगों को बताते हैं। जैसे बिल के प्रावधान 3 तलाक के मामले को सिविल मामलों की श्रेणी से निकालकर आपराधिक श्रेणी में डाल दिया गया। अब इसको सिविल से निकालकर किस में डाल दिया गया, आपराधिक श्रेणी में डाल दिया गया। दूसरा, 3 तलाक यानी तलाक की बिद्दत, तलाक की बिद्दत की बात मैंने शुरू में कहा, तलाक की बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी माना गया। ठीक है, 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट का ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उस पति को जिसने 3 तलाक दिया। बिल में 3 साल तक की सजा का प्रावधान, अभी मैंने बताया। यह संज्ञेय तभी होगा जब या तो खुद महिला या उसका कोई सगा संबंधी शिकायत करेगा, और ऐसा नहीं है, शिकायत कौन करेगा, या तो पत्नी करे जो पीड़ित है, या उसका कोई सगा संबंधी भाई बहन चाचा जो भी हो वो शिकायत करेगा, तब संज्ञान में लिया जाएगा। बाहरी आदमी कोई आकर कह दे तो वो संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। समझौता का भी विकल्प है, ऐसा नहीं है कि तलाक होने के बाद समझौता का विकल्प नहीं, इस बिल में समझौता का विकल्प है। समझौता का विकल्प है, पत्नी की पहल पर मजिस्ट्रेट समझौता करा सकता है, पत्नी की पहल पे मजिस्ट्रेट समझौता करा सकता है, पत्नी की पहल। 3 तलाक गैर जमानती है, हालांकि मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष सुनने के बाद जमानत दे सकता है, और मजिस्ट्रेट अगर पत्नी का पक्ष सुने, पत्नी अगर चाहती है कि उसकी जमानत हो जाए तो जमानत दे सकता है। गैर जमानती अपराधों थाने में जमानत नहीं होती है, और जो गैर जमानती बोला हो ना, तो गैर जमानती जो अपराध होता है वो थाने में नहीं होता, कोर्ट में जाना होता है। छोटे बच्चों की कस्टडी माता को देने का प्रावधान, पत्नी व बच्चों का भरण पोषण का अधिकार मजिस्ट्रेट को निर्धारित करेंगे, जो अभी उधर बताया, पत्नी और बच्चे का भरण पोषण मजिस्ट्रेट निर्धारित करेंगे जिसे पति को देना हो। ठीक है, यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक, मौखिक मुंह से बोल दिया, लिखित वो कागज पर लेटर लिखकर बोल दिया, और इलेक्ट्रॉनिक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 3 तलाक देता है, तो उसकी ऐसी कोई भी उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, बिल आ जाने से अब तुम बोल भी दो तो उसका कोई अर्थ नहीं। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आप लोग को निकालना है, थोड़ा सा समझिएगा। 3 तलाक अभी राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जहाँ तक हमको जानकारी भी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर उस पर नहीं किया है। ठीक है ना, 3 तलाक को लोकसभा में तीसरी बार पास हुआ था, तीसरी बार। राज्यसभा में पहली बार, लोकसभा में पहली बार तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं थी, दूसरी बार फिर लोकसभा में तभी राज्यसभा में पूर्ण बहुमत थी, तीसरी बार जब आया तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हुई और पास हुआ। ठीक है ना, तो राज्यसभा में 30 जुलाई 2019 को 3 तलाक विधेयक पास हुआ, लोकसभा में यह 26 जुलाई को पास हुआ था। जब 30 जुलाई को राज्यसभा में पास हुआ तो उस समय पक्ष में 99 थे और विपक्ष में 84 थे। अब ये कहा जाता है कि तुम लोग जानते हो 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पास होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, संख्या के हिसाब से पक्ष वाले 99 हैं, विपक्ष वाले 84, तो संख्या के ज़्यादा होने की वजह से राज्यसभा में इसको पास कर दिया। अब आगे देखिएगा, वर्तमान में 22 इस्लामिक देश है जिन्हें इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया, और ध्यान देने की बात है इस 22 देशों में पाकिस्तान आपके बगल वाला, बांग्लादेश, तुर्की, मिस्र, सूडान, किर्गिस्तान, कई देश हैं, 22 देश इस तरह है।
मिस्र पहला देश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस्र पहला देश है जिसने 1929 में इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया। दूसरा देश था 1935 सूडान। 22 अगस्त 2017 को, ये क्वेश्चन इससे संबंधित है, सारा बानो केस से मैंने इसका क्वेश्चन निकाला। 22 अगस्त 2017 को मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से, 5 जज थे तो उसमें 3-2 की बहुमत से 3 तलाक पर अपना निर्णय देते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया। वर्ष 2016 में देहरादून की मुस्लिम महिला सायरा बानो द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो शरीयत मैंने बताया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत 3 तलाक की वैधता को चुनौती देने संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की थी। 16 में इसने दाखिल किया था सायरा बानो ने, तो 17 में फैसला आया था। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, जब भी आप दायर करते हो तो किस चीज़ को लेकर, 3 तलाक से संविधान पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ध्यान देना। उनका मानना था कि यह असंवैधानिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। मूल अधिकार आगे हम पढ़ा देंगे। मूल अधिकार मैग्ना कार्टा बहुत अच्छी चीज़ है। अनुच्छेद 14 से 18 समता और समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 है समता या समानता का अधिकार। जब समता और समानता का अधिकार आपको एक मौलिक अधिकार आपको दे रहा है, तो इसमें कहाँ समानता का अधिकार हो रहा है, इसमें पति तो छोड़ दे रहा है, ठीक है ना। समता समानता का अधिकार होता है, वो 3 बार तलाक बोलती थी, भी 3 बार तलाक बोलती है, तो समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 को उल्लंघन हो रहा है। और उसी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो 15 है, लिंग जाति धर्म में असमानता है, यानी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 दोनों का हनन हो रहा है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। तो यह लगभग मैंने जितना था बेटा मैंने कंप्लीट किया, कंप्लीट है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है, फिर कोई सूचना होगा हम देंगे, और अच्छे से पढ़ाई करिए, और सब ठीक है। और कोरोना का काल चल रहा है, सब कुछ खुलने वाला है, अब अगस्त आने वाला है बेटा। अब देखो 15 अगस्त के बाद अच्छे न्यूज़ आप लोगों को मिले और फिर पढ़ाई हम लोग करते हैं, ठीक है। खुश रहो, अच्छे से नोट बना लो।